तो उसकी एनर्जी कितनी हो जाती है, 90 हो जाती है एंटी न्यूट्रिनो की। एक्चुअली एंटी न्यूट्रिनो को पता है जब डिस्कवरी हुआ था ना, तो इसको एंटी न्यूट्रिनो को ढूँढ पाना बहुत ही मुश्किल था, बिकॉज़ ना तो मास है, ना तो एनर्जी है। ठीक है, तो है क्या उसके पास फिर? फोटॉन है खाली वो तो। और उ उस ऐसे पार्टिकल्स को ऐसे को ढूँढना बहुत मुश्किल था। तो पता है लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही थी, जब उन लोगों ने मेज़रमेंट लिया था ना मोमेंटम का दोनों तरफ, तो मोमेंटम मैच नहीं हो रहा था। तो ये कंज़र्वेशन ऑफ मोमेंटम था व्हिच लेड, जो कि प्रेडिक्ट करवाया था कि बीटा के साथ एक और पार्टिकल एमिट होना चाहिए। वो प्रेडिक्शन जो था दैट वाज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंज़र्वेशन ऑफ मोमेंटम। बिकॉज़ याद रखना साइंटिस्ट लोग अपने लॉज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं। तो वहाँ पे लॉ वायलेट हो रहा था। अगर लॉ वायलेट अगर हो जाएगा मतलब पूरी फिज़िक्स बदलनी पड़ जाएगी। तो उन लोगों ने बोला था कि नहीं देखो लॉ वायलेट नहीं हो सकता है तो एक पार्टिकल होना चाहिए। तो वही कंज़र्वेशन को को प्रेडिक्शन के साथ जो था उसी कंज़र्वेशन के साथ प्रेडिक्शन किया गया था और बाद में इसकी डिस्कवरी भी हुई। ठीक है? तो इतना हो गया हमारा। उसके बाद अब हम पढ़ने जा रहे हैं, नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा रदरफोर्ड एंड सोडी लॉ। देखो एक चीज़ समझो कि तुम मान लो जाते हो किसी मेले में, ठीक है? अब मेले में देखा है कभी जाओ ना अगर इमेजिका जाओ, ठीक है? तो वहाँ पे जाओगे ना तो या ऐसे कहीं कहीं जाओगे ना किसी जगह अमेजिया पे जाओगे, तो वहाँ पर ना शायद इमेजिका में तो है मैंने देखा था। तो वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ पे ना एक बोर्ड के ऊपर ऐसा बोर्ड के ऊपर है ना बैलून लगे होते हैं, ठीक है? ऐसे करके बहुत सारे बैलून लगे होते हैं और तुम्हारे पास बंदूक होती है, तुमको बंदूक से गोली से क्या करना है तो बैलून को मारना होता है। अब सोचो पूरा बैलून से भरा हुआ था, ठीक है? पूरा ये लपालप पूरा भरा हुआ है, तुमको हिट करना है। तो तुम 1 सेकंड में कितने या तो 1 मिनट में तुमको बोला जाएगा बैलून फोड़ना है। तो 1 मिनट में अगर तुमको बैलून फोड़ने के लिए बोला जाए तो तुमने 10 बैलून फोड़े। अब अगर मान लो तुम्हें बोला जाए कि तुमने 10 बैलून फोड़ दिए, पहले वहाँ पे थे मान लो 50 बैलून, अब बचे 40 बैलून, तो 10 फोड़ दिया। अब 1 मिनट में फिर से बैलून फोड़ने के लिए बोला जाए, तो अब तुम 1 मिनट में सिर्फ फोड़ पाते हो 8 बैलून, अब बच गए 30। अब क्योंकि प 50 थे तो निशाना लगाना आसान हो रहा था। 40 थे, निशाना लगाना थोड़ा मुश्किल हो गया क्योंकि कम बैलून है ना उसी एरिया में। 30 हो गए अब तुमने 1 मिनट में फोड़े मान लो 2 बैलून या 6 बैलून। तो कितने बैलून तुम फोड़ोगे 1 मिनट के अंदर? क्या वो इस बात पे निर्भर नहीं करता कि पहले से कितने बैलून वहाँ पे लगे हुए हैं, है ना? कुछ ऐसी ही कहानी चलती है हमारे न्यूक्लियस में भी। कितने एटम टूटेंगे या कितने न्यूक्लियस टूटेंगे, कब होंगे, ठीक है? रेट ऑफ डीके कितने न्यूक्लियस फूटेंगे, ठीक है, बैलून जैसे, ये इस पर डिपेंड करता है कि कितने न्यूक्लियस बचे हुए हैं। आई बात समझ में? न्यूक्लियस का नंबर कम हो रहा है, ठीक है? तो यहाँ लिखा मैंने -dn/dt। तो dn/dt इक्वल्स टू माइनस लैम्ब्डा n। यहाँ पे लैम्ब्डा क्या होता है? कांस्टेंट होता है, ठीक है? तो लैम्ब्डा इज अ कांस्टेंट व्हिच इज कॉल्ड एज डीके कांस्टेंट, ठीक है ना? इतने न्यूक्लियस माइनस साइन क्यों लगाया हमने? क्योंकि ये कम हो रहे हैं, ठीक है? पहले 10 थे, अब कितने हो जाएँगे? 8 हो जाएँगे। तो जब चीज़ें डिक्रीज़ करती है तो हम नेगेटिव साइन के साथ दिखा देते हैं। तो ये है रदरफोर्ड एंड सोडी लॉ, ठीक है? सिंपल सा लॉ है, ठीक है? सबने पढ़ के रखा हुआ है। अब यहाँ पर अगर हमसे पूछा जाए, इसको फटाफट नोट कर दो एक बार।
अब बोला गया कि माइनस dn बाई dt, तो हमसे पूछा जाएगा कि dn बाय लैम्डा n या dn बाय n इक्वल्स टू माइनस लैम्डा dt। इनिशियल कितने नंबर ऑफ, पूछा गया कि बताओ किसी मोमेंट पे कितने नंबर ऑफ न्यूक्ली बचे, है ना। तो उसके लिए क्या करते हैं, मान लो t जब समय था पूरा का पूरा न्यूक्ली बहुत सारा था, ठीक है। जब टाइम को जीरो में देखा उस समय मान लो n नॉट थे। जब टाइम t बीता तो मान लो नंबर ऑफ न्यूक्ली n बचे। इसको सिंपल से इंटीग्रेट कर दो। टू फाइंड, टॉपिक क्या लिख देता हूँ, टू फाइंड नंबर ऑफ न्यूक्ली रिमेनिंग at any instant, ठीक है। log to the base en minus lambda t, en minus this implies that log to the base en ठीक है n by n naught ठीक है, these are the number of nuclei remaining at any instant, ठीक है। n नॉट ओरिजिनल नंबर, n कितने बचे हुए हैं, लैम्डा डी के कांस्टेंट, t क्या हो गया, टाइम, ठीक है। इसको फटाफट नोट कर दो। सिंबल के मतलब सबको पता है, n क्या है, नंबर ऑफ न्यूक्ली रिमेनिंग, लैम्डा क्या है, डीके कांस्टेंट, n नॉट क्या है, ओरिजिनल नंबर ऑफ न्यूक्ली, ठीक है। लैम्डा क्या, डीके कांस्टेंट, ठीक है। तो फटाफट नोट कर दो। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखो नंबर ऑफ न्यूक्ली कितने बचे हैं ना, ठीक है। उसके लिए हम लोग को एक चीज और पढ़नी होगी, एक टर्म आता है इससे, एक हाफ लाइफ। हाफ लाइफ का मतलब क्या हो गया कि एन नॉट से एन नॉट बाय टू होने में टाइम कितना लगेगा, एन नॉट कर दिया 1/2 पूरे टू -1, लॉग ले लो दोनों तरफ, लॉग टू द बेस ई लेंगे तो यहाँ पे ई का बेस ई -1 लॉग टू द बेस E2, ठीक है। तो टाइम कितना हो जाएगा, बेस E2 बाय, हाँ ये तो 1 हो जाएगा ना, क्योंकि लॉग बेस ए बेस हमेशा 1 ही होता है बाय लैम्डा, ठीक है। इसको लिखते हैं 0.63 बाय लैम्डा, ये क्या हो गया, हाफ लाइफ, ठीक है। हाफ लाइफ का फॉर्मूला क्या हो जाता है, ये हो जाता है, याद रखना। हाफ लाइफ कैसी होती है, कांस्टेंट, हाफ लाइफ इज कांस्टेंट। हाफ लाइफ कांस्टेंट है मतलब मान लो हमारे पास अगर 1000 न्यूक्ली है,
1000 से वो 500 हो जाएगी, समय लगा उसको मान लो 1 घंटा। 500 से 250 हो जाएगी, समय लगेगा 1 घंटा। 250 से वो हो जाएगी 125, समय लगेगा 1 घंटा। 125 से हो जाएगी वो 62.5 अप्रॉक्सिमेटली, 63 ले लो, 62 ले लो, टाइम लगेगा 1 घंटा। उसका हाफ हो जाएगा, टाइम लगेगा 1 घंटा, ठीक है? तो ये हो जाता है, जो हाफ लाइफ होती है ना, ठीक है, वो हमेशा कैसी होती है? कांस्टेंट होती है। कोई भी नंबर ऑफ न्यूक्लियो को अपने हाफ होने में, ठीक है, समय कैसा लगता है? हमेशा सेम होता है, ठीक है? इसको नोट कर लेना। इसके बेसिस पे ना कुछ क्वेश्चंस आते हैं। कुछ क्वेश्चन जो होते हैं ना, वो हाफ लाइफ को जो मैंने स्टेटमेंट दिया है ना, उससे आसानी से बन जाते हैं, ठीक है? और कुछ क्वेश्चन के लिए फिर यही ऑप्शन बचता है। इस फॉर्मूले से सारे क्वेश्चन बन जाएंगे हाफ, मतलब कि डीके। और जो मैंने स्टेटमेंट दिया है ना, उससे कुछ क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन वो आसान पड़ता है। और वो जो क्वेश्चन उससे बनेंगे वो इससे भी बन जाएंगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल ले लो। ये अगर हमसे बोला जाएगा, हाफ लाइफ ऑफ एलिमेंट इज 2 आवर, फाइंड टाइम in which 3.125% of sample remains। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन है। आपने बोला कि 2 आवर्स है, तो देखो, याद रखना n इक्वल्स टू n नॉट, नंबर ऑफ न्यूक्ली। हाफ लाइफ के बाद कितना बचेगा? n0/2। अब ये 1 हाफ लाइफ के बाद बचा, 2 हाफ लाइफ के बाद कितना बचेगा? n इक्वल्स टू n0। एक हाफ लाइफ होगा, इसका 1/2 हो जाएगा। 2 हाफ लाइफ के बाद इसका भी हाफ हो जाएगा ना, n0/4। देखो, 3 हाफ लाइफ के बाद क्या हो जाएगा? इसका भी हाफ बचेगा ना। एक हाफ लाइफ बीती, ठीक है, 2 घंटे बीते, आधा बचा। फिर 2 घंटे और बीते, तो इसका भी आधा बचेगा, इसका आधा 1/4। फिर 2 घंटे और बीते, इसका भी आधा बचेगा, नॉट बैड। ती, फिर तीसरा हाफ लाइफ, मतलब 2 घंटे और बीते, तो इसका भी आधा बचेगा, तो बस 16 हो जाएगा ना ये, 8 से डिवाइड कर 2 का। तो n इक्वल्स टू लिख सकता हूं मैं n0 1/2 पावर n। n इज नंबर ऑफ हाफ लाइफ, ठीक है? ये हमारा हो जाता है n का एक्सप्रेशन, n इक्वल्स टू n0 1/2 पावर n। ये याद रखना, ठीक है? सवाल दोनों से बन सकते हैं। पहले वाले से भी n इक्वल्स टू n0 e रेज़ टू माइनस लैम्डा t से, ठीक है? और इससे भी बन सकते हैं। उसपे लैम्डा दिया होना चाहिए, ठीक है? अगर लैंग्वेज अगर ऐसी दी गई है तो इसको फॉलो करते हैं हम लोग। अब जैसे देखो, बोला गया कि कितने समय के बाद इतना बचेगा, ठीक है? तो इस सवाल पर हम लोग ये पहले इसका थ्योरी लिख लो, ठीक है? ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए थ्योरी है ये, ठीक है? n इक्वल्स टू n0 1/2 रेज़ टू n, ठीक है? जहाँ पे n क्या है? नंबर ऑफ हाफ लाइफ, और टोटल टाइम क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ हाफ लाइफ इनटू टाइम, ठीक है? देखो यहाँ पे हाफ लाइफ कितनी है? 2 इयर्स।
n कितना हो जाएगा, कितना बाय 100 को फ्रैक्शन में चेंज कर देगा बाकी का। n नॉट कितना हो जाएगा 1, कितने नंबर ऑफ हाफ लाइफ हो जाएंगे 1/2 पावर n। ये हटाओ यहाँ से, 3 जीरो उतारो, ठीक है। ये कटेगा किससे, पहले तो 5 से काटो, 5 टू 10, 4 जीरो, 5 टू 10, 5 टू 30, बचा कितना 1, 5 टू 10, ठीक है 25, 8 जा 200, 10 की बचा 25, 25, 5 से 25, 5 1 जा 5, 5 से 30, ठीक है ना। ये तो सही है सब, 25 5 था, 5 से 30, 5 से 10, 5 से 10, 25, 25 से 25, 25, 8 जा 1, यहाँ बचेगा 25, 5 5 से 25, गलती की है मैंने, यहाँ पे भी तो एक 100 लाएगा ना, मैंने 1 लिया इसको, यहाँ पे 100 डालना पड़ेगा मेरे को एक, परसेंटेज है ना ये, तो ये मैंने चेंज कर दिया किसमें, फ्रैक्शन में, बराबर था सब। तो मैंने कुछ कैलकुलेशन में चेक किया क्या, सही जा रहा है। 3.125 है, परसेंट है, तो मैंने चेंज कर दिया फ्रैक्शन में, अगर बाय 100 कर दिया क्या हो जाएगा, एक कर दो, इतना परसेंटेज है, इसको मैं सीधे लिख देता हूँ ना, 3.125 बाय 100, ठीक है। और अगर मैंने यहाँ पे जीरो उतारे हटाने के डेसिमल को, ठीक है, तो यहाँ पे 3 जीरो उतारने पड़ेंगे, 1 2 3, हाँ, तो ये कितना हो जाएगा, हाफ लाइफ आएगा ना, ये कट रहा नहीं एग्जैक्टली, हाफ लाइफ तो बिल्कुल सही है, ये एग्जैक्टली कट रहा है ना, 25 और 5 टू 10, 5 टू 30, बचा कितना 1, 5 टू 10, ठीक है, 25 25 जो 160, 25 4 100, ठीक है, 5 4 25, 5 4 20, 5 8 बराबर है, कट तो रही है ये कैलकुलेशन, 1/32 हो जाएगा, n इक्वल्स टू n, n नॉट 1/2 रेज़ टू n, ये n कितना हो जाएगा 1/32, ठीक है, इक्वल्स टू 1/2 रेज़ टू n, 1/5, 1/2 रेज़ टू 5 रेज़ टू n,
एन कितना हो जाएगा 5, तो नंबर ऑफ हाफ लाइफ कितना हो जाएगा 5। तो हाफ लाइफ कितनी दी गई हमको, 2 आवर्स दी गई थी, ठीक है। यहाँ पे देखो तो टाइम कितना हो जाएगा, टोटल टाइम नंबर ऑफ हाफ लाइफ इंटू टाइम, दैट इज इंटू हाफ लाइफ, इंटू हाफ लाइफ, दैट इज 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा 10 आवर्स, ठीक है। दैट विल बी द आंसर। चलो, इसके बेसिस पर हम लोग कल कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ये जो 2 फॉर्मूला हमने सीखा है ना, ठीक है, उसके बेसिस पर हम लोग कल कुछ क्वेश्चन हम लोग और कल सॉल्व करेंगे। मैं अभी क्लास एंड कर देता हूँ। बाय।